बिहार पर कोई मूवी जो ऐसी आई हो जो बिहार की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर सके, मतलब एग्जैक्ट की वहाँ सेम जैसे लालूजी के टाइम को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी कोई मूवी आई है या? ऐसी तो कोई मूवी नहीं है जो उस पूरे पीरियड को दर्शाती हो। छोटे छोटे इंस्टेंसेस, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज की मूवी, जैसे गंगा जल आप देखेंगे, है ना। तो गंगा जल मूवी है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर कैसे जाता है और वहाँ पे करप्ट सिस्टम है, उसका अगेंस्ट लड़ता है, अजय देवगन उसके नायक हैं, राइट। उसमें आप छोटे छोटे कांड देखेंगे जो बिहार में एक्चुअली हुए हैं। जैसे एक अकफोड़वा कांड हुआ है, वो भागलपुर के जेल में जो कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें जला दिया जाता है, तो उसका एक छोटा सा उसमें डिपिक्शन है। अपहरण एक मूवी आई प्रकाश झा की, जिसमें जो किडनैपिंग्स 90 के दशक में बिहार में बढ़ चढ़ कर हुई, उस पर पूरी कहानी थी कि अपहरण किस प्रकार से पूरी एक इंडस्ट्री बन गई थी। और उसमें वो दिखाते हैं कि अपहरण कितना बड़ा एक उद्योग बन गया था, उसमें किसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स को दर्शाते हैं। पूरा एक आप बोलेंगे, लेकिन पूरे पीरियड को ऐसा एक्सप्लेन करने वाला शायद मूवी वैसा कुछ नहीं है जी। और जंगल राज ही क्या लालू जी के समय को ही जंगल राज कहा जाता है बिहार? जी, तो सबसे ज्यादा आप अगर जंगल राज वर्ड भी सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत ही इसी से हुई है। जनरली जंगल राज आजकल तो यूज कर लेते हैं, कहीं भी अगर लॉलेसनेस होगा तो जंगल राज बोल देते हैं, लेकिन ये शब्द की शुरुआत ही हुई बिहार के इस पीरियड से, और सबसे ज्यादा जंगल राज वर्ड इसी के लिए यूज किया गया। तो आज भी कभी भी आप देखेंगे, अगर बिहार के उस पीरियड को रेफर किया जाता है तो सीधे जंगल राज बोला जाता है और कहा जाता है जंगल राज की वापसी हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस पीरियड की वापसी हो रही है जो 90 से 2005 का पीरियड है। ऐसा क्या होता था जंगल राज में जो जंगल राज नाम दे दिया? क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली जितनी हम उम्मीद करके वोट देते हैं उतना नहीं होता है, बट जंगल राज नाम दे दिया जाए, यानी कि जंगल राज अब तब कहते हैं जब जंगल में क्या होता है, जंगल में कोई रूल्स नहीं होते। जंगल में क्या होता है, जो पावरफुल होता है वो सर्वाइव करता है, और जो पावरफुल नहीं वो सर्वाइव नहीं करेगा। कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है, कोई ऑर्डर क्रिएट करने वाला नहीं है। तो जब किसी स्टेट में ऐसा हो जाए जहां कोई भी रूल्स नहीं हो, लॉज नहीं हो, एक प्रकार से स्टेट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, तो आप उसको जंगल राज कहते हैं। तो 90 के से 2005 के दशक में यही हुआ कि आप देखेंगे स्टेट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं थी शायद। वो ठीक है, नाम का स्टेट था, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में देखेंगे तो उसको किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखे जाते थे, एफआईआर लिखे भी जाते थे तो किस जाति का कौन व्यक्ति है, किस जाति का पुलिस ऑफिसर है, तो वो उसका लिख देगा या नहीं लिखेगा। अगर एफआईआर गलती से लिख भी दिए गए 100 में एक आध, तो उस पर कौन अनुसंधान करेगा, कौन जांच करेगा, कौन किसका आदमी है, किसने क्राइम किया है। ज़्यादातर जो क्राइम्स होते थे वो उन्हीं के द्वारा होते थे या उन्हीं के आदमियों के द्वारा होते थे जो खुद सत्ता में, तो उन पर कौन एक्शन लेगा, राइट। तो किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। मर्डर्स रैम्पेंट थे, रोड रॉबरी, ट्रेन रॉबरी, किडनैपिंग, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, राइट। अब ब्यूरोक्रेसी की हालत देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी एकदम पंगु थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, और ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता था जैसे वो नौकरशाह नहीं नौकर हूँ, है ना। तो उस प्रकार का ट्रीटमेंट होता था। आप इकोनॉमी देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, सड़क बिजली पानी की तो कोई बात ही नहीं थी। और कोई अगर सड़क मांगता था लालू जी से तो लालू जी कहते थे कि सड़क लेकर क्या करोगे, सड़क पर तो सिर्फ अमीर अपनी गाड़ियां चलाएंगे, तो तुम क्या करोगे सड़क लेके, है ना। तो किसी भी प्रकार से वो स्टेट में कोई भी एक आप जो ऑर्डर बोलते हैं, है ना, कि रूल बेस्ड, वहाँ एक ऑर्डर है कि अगर कोई गलत हुआ तो किसी के पास जा सकते हैं, रेजोल्यूशन मांग सकते हैं, कहीं अपील कर सकते हैं, उस प्रकार का कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए उस पीरियड को जंगल राज टर्म करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई? अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आप देखिए, जो 1990 में जब ये शुरू हुआ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की थी, और वो राज्य में लालू जी के साथी थी, राइट। तो वो अलग अलग थे नहीं, तो उनका भी उसमें एक तरह से हिस्सेदारी आप बोल सकते हैं थी। उसके बाद फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, देवगौड़ा पीएम बने, आई के गुजराल पीएम बने, उसमें भी वो जनता दल उसमें थी। लालू खुद जनता दल के अध्यक्ष थे 1996 में, तो खुद उनका उसमें पार्टिसिपेशन था। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई। वाजपेयी जी की सरकार ने 1998 में इनफैक्ट, जब बहुत नरसंहार हो रहे थे, और एक पहले 25 जनवरी को नरसंहार होता है जब राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना अभिभाषण दे रहे होते हैं और बिहार में नरसंहार होता है, और फिर उसके 15 दिनों बाद 10 फरवरी को एक और नरसंहार हो जाता है। तो वाजपेयी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है स्टेट का, और राबड़ी सरकार को बर्खास्त कर देती है।
वहाँ पे 356 आर्टिकल के तहत। लेकिन होता क्या है, राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं होता है वाजपेयी सरकार के पास, और कांग्रेस समर्थन देने से इनकार कर देती है, तो राबड़ी सरकार फिर से वापस आ जाती है, और फिर से वो वापस आती है, और फिर उसके 10 दिन बाद एक और नरसंहार हो जाता है। तो कोशिश भी हुई, लेकिन मेरे ख्याल से अगर स्टेट अपने आप में, अगर वो जनता से चुन के आ रहे हैं, तो उनके पास वो लेजिटिमेसी हो जाती है कि हमें जनता ने वोट दिया, तुम कौन होते हो हमें हटाने वाले। और लॉ एंड ऑर्डर तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर जब तक उसमें हस्तक्षेप मांगा नहीं जाए, तक नहीं। क्या हस्तक्षेप करेगी। कोशिश की वाजपेयी जी ने, उसमें फिर बात खा गए। तो कुछ ऐसे आंदोलन वगैरह नहीं किए जनता ने, जैसे आप नरसंहार वर्ड आपने यूज़ किया, तो मैं पढ़ रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि 38 फैमिलीज, राजपूत फैमिलीज थी जिनको नरसंहार गाँव का कर दिया था। तो जो बाकी के जो लोग थे उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्योंकि बिहार की जो जनता है, अगर हम देखें जब देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत ही बाहुबली लोग हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, तो आवाज़ बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाई उसके अगेंस्ट? आवाज, देखिए अब आवाज कहाँ उठाते हैं, आवाज वहां उठाते हैं जहां आपको लोकतंत्र दिखता है। तो लगता है कि आप जब प्रोटेस्ट करेंगे तो किसी पे प्रेशर बनेगा, आप अगर भूख हड़ताल करेंगे तो किसी पे प्रेशर बनेगा, तो वहां पे आप भूख हड़ताल करते हैं। अब लालू जी के बिहार में अगर भूख हड़ताल करते हैं तो आपको कोई पूछने भी नहीं आता कि आप जिंदा है कि मर गए। तो लोकतांत्रिक तरीके से वहां विरोध करने का कोई फायदा था नहीं, बहुत ऑनेस्टली, राइट। दूसरे तरीके से लेकिन रिएक्शंस हुए, राइट। लोगों ने देखा कि सर्वाइवल की बात आ गई है, नरसंहार हो रहे हैं, तो इसीलिए प्राइवेट कास्ट आर्मीज बनने लगे। तो आप देखेंगे करीब करीब 80-90 के दशक में 14 प्राइवेट कास्ट आर्मीज थे। जितनी जातियां थी बड़ी बड़ी, सबकी अपनी आर्मी थी। पुमिहारों की आर्मी थी अपनी, पहले एक ब्रह्मर्षि सेना बनी, फिर सवर्ण लिबरेशन फ्रंट बना, फिर रणवीर सेना बनी, राजपूतों की अपनी सनलाइट सेना थी, कुर्मियों की अपनी भूमि सेना थी, यादवों की अपनी लोरिक सेना थी। तो हर जाति ने अपनी अपनी सेना बना ली। उसने कहा स्टेट तो हमें बचा नहीं पाएगा, तो हमें खुद को बचाना है, तो सब ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई, और फिर उसके कारण आपस में जितनी जातीय हिंसा हुई वो और भी बदतर हुई। तो फिर तो वो कास्ट वाला इशू आ गया। बिल्कुल आ गया, और फिर कास्ट वॉर्स हुए, और बुक का आप चैप्टर भी एक देखेंगे, उसका नाम ही है कास्ट वॉर्स। तो जब स्टेट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है और एक तरह से अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं आपकी जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर लोग अपने हाथ में उन्होंने ले लिया वो पूरी के पूरी लॉ एंड ऑर्डर को। और आप देखेंगे ये कास्ट आर्मीज कोई छोटे मोटे कास्ट आर्मीज नहीं थे। ये ऐसा नहीं था कि 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोग सिर्फ अपनी एक छोटी सी आर्मी बना ली। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे रणवीर सेना सबसे बड़ी कास्ट आर्मी बनी, उसके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 17,000 वेपन्स थे। 17,000 वेपन्स, अच्छी अच्छी आर्मी के यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स के पास 17,000 उसमें नहीं होते हैं वेपन्स। तो 17,000 वेपन्स की एक आर्मी किसी एक स्टेट में होना, सोचिए कितना घातक हो सकता है उस स्टेट के लिए। उसी तरह नक्सलाइट्स के पास हजारों की संख्या में कैडर्स थे, आर्म्स थे।